स्टूडेंट्स, यह वीडियो केमिस्ट्री क्लास 11 यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आखिरी वीडियो है, यानी कि लेक्चर 8 है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और इस तरीके से जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो पढ़ेंगे और उसका कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और लास्ट में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे। ठीक है, आइए क्लास शुरू करते हैं। तो स्टोइचियोमेट्री का ही पार्ट है, मास परसेंट मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो मास परसेंट एक होता है आपका, मास परसेंट या वेट परसेंट जिसको बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंट होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, मोलैरिटी होता है, मोलैलिटी होता है और आपका नॉर्मेलिटी होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग मास परसेंट से। मास परसेंट क्या होता है? मास परसेंट बराबर होता है आपका मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इंटू 100, क्योंकि परसेंट है तो उसमें इंटू 100 करना ही होगा हम लोगों को। ठीक है, वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा? तो बस वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम लोग आंसर करेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट ऊपर में इसलिए है क्योंकि हम लोग सॉल्यूट का ही परसेंटेज देख रहे हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल हो जाएगा जो भी आपका सॉल्यूशन में घुला हुआ है, यानी कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, और वॉल्यूम परसेंट है तो इसलिए हम लोग इंटू 100 कर देंगे। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं इस पर रिलेटेड। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो मास परसेंट ऑफ ए, तो देखते हैं क्या होता है। तो मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ इंटू 100। मास ऑफ ए क्या है आपका गिवन, वो 2 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट तो 2 ग्राम दिया हुआ है ए, और सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, वाटर 18 ग्राम, तो 2 + 18 कर दिए हम लोग और इंटू 100, तो 2/20 हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, तो अब उसको जब आप सॉल्व करिएगा तो वो आपका 10 आ जाएगा, यानी कि 10% आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन आपका देखिएगा बाय डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी एग्जाम में आते हैं, इसका फॉर्मूला भी आते हैं, है ना, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो है क्या मोल फ्रैक्शन? इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट, यानी कि पर्टिकुलर कंपोनेंट का मतलब जिसका भी आपको पूछा गया, अगर सॉल्यूट का पूछा तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट का पूछा तो सॉल्वेंट, तो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज द सॉल्यूशन। रेशियो का मतलब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, तो न्यूमरेटर में आपको लेना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, जो भी आपसे पूछा जाए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, है ना। तो आइए सिर्फ, और इफ ए सब्सटेंस ए डिजॉल्व्स इन सब्सटेंस बी एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर Na एंड Nb रेस्पेक्टिवली, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज गिवन एज। ठीक है, तो कैसे होता है आइए देखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। तो इस तरीके से लिख सकते हैं Na/Na + Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे हो जाएगा, सिमिलरली वैसे ही लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि Nb/Na + Nb। तो मोल फ्रैक्शन हैज़ नो यूनिट। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा कि वो रेशियो में है, अगर आपका कोई यूनिट रहता भी तो वो कैंसिल आउट हो जाता। तो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1। तो इस बात को याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिए कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, और जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस आएगा ऑफ ऑल द कंपोनेंट, जितना भी आप देख रहे हैं उसका 1 आता, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मोल परसेंट क्या होता है। तो मोल परसेंट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इंटू 100। आपको तो रेशियो तो पहले से पता है, तो परसेंट जब आ जाता है तो परसेंट में क्या करते हैं, इंटू 100, तो मोल फ्रैक्शन इंटू 100 आपका हो जाएगा मोल परसेंट। ठीक है, नेक्स्ट, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे संबंधित है, आइए देखते हैं। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑलवेज, ठीक है, A B C D, ये लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1 और इक्वल टू 1। क्या होना चाहिए इसका आंसर, आपको पहले बताया, आपको बोला था कि आप इसे याद रखिएगा, तो आंसर ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। तो काउंटडाउन को हम लोग समाप्त करते हैं, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर लाइव क्लास लेते हैं तो हम लोग काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स। ठीक है, A, B, C और D।
सॉरी। तो आप देखिएगा कि सम ऑफ ऑल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इक्वल टू 1 है, तो ऊपर वाला स्टेटमेंट है सही है। मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इसमें वॉल्यूम की कोई बात नहीं की गई है, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, सही बात है। मोल फ्रैक्शन इज वन ऑफ द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, जो 6 में से एक मोल फ्रैक्शन भी होता है, हम लोग जानते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट मोलैरिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मोलैरिटी कैसे डिफाइन करेंगे आइए देखते हैं। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इज डिनोटेड बाय एम। तो ये तो इसका डेफिनेशन नहीं हुआ, तो हम लोग उसको कैपिटल एम से हम लोग डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप याद रखिएगा मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी आप याद रखिएगा RITY। तो मोलैरिटी जो होता है वो आपका लीटर में होता है, ठीक है। लीटर का आपको जो आर समझ में आ रहा है और मोलैरिटी का जो आर समझ में आ रहा है, उसको रिलेट करके याद रखिएगा, मोलैरिटी यानी कि लीटर। तो आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यही आप भूल जाते हैं ना, कि आपका नीचे में आप वॉल्यूम रखिएगा कि वेट रखिएगा। तो मोलैरिटी में हमेशा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो रहेगा ही, मोलैरिटी या मोलैरिटी में, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम्स इन लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, आप इस फॉर्मूला से समझिएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर रहता है नीचे में, तब वो आपका मोलैरिटी हो जाता है। अब इससे समझ में आएगा क्वेश्चन कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। वॉल्यूम जब आ गया तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, वो लिखा हुआ होना चाहिए। इफ़ 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन VmL ऑफ द सॉल्यूशन, देन मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू M इक्वल टू, यानी कि कैपिटल M इक्वल टू, वो आपका क्या हो जाएगा A/x, यानी कि मोल्स हम लोग निकालिए, डिवाइडेड इनटू 1000/ml, है ना। तो कहने का मतलब है कि एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए कि क्वेश्चंस क्या था, ठीक है। क्वेश्चन आपका था कि इफ़ 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन VmL ऑफ द सोल्यूशन, तो वह वॉल्यूम तो हम लोग को लीटर में चाहिए ना, लेकिन ml में दिया हुआ है। तो ml में जब दिया हुआ है तो हम लोग उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो हो जाएगा लीटर में। और 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो ये तो आपका गिवन वेट हुआ ना, मोल्स तो नहीं हुआ। मोल कैसे निकालेंगे, गिवन बाय डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो A/x कर देंगे हम लोग, x हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन M इक्वल टू क्या हो जाएगा A/x इंटू 1000/VmL। 1000 क्यों किए, क्योंकि उसको लीटर में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो वेयर A इज द वेट ऑफ द सॉल्यूट, V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, X इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, है ना। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला इससे संबंध है, तो आप इसको देख लीजिएगा। डेरिवेशन तो ज़रूरी नहीं है, फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो कैपिटल M जहाँ भी रहेगा वो मोलैरिटी रहेगा। तो आप देखिएगा आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट से रिलेशन ये कैसे करता है। तो 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट, एक ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपका यूज़ हो जाएगा न्यूमेरिकल में। दूसरा आपका है कि M बराबर 10 इंटू डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इंटू वेट बाय वेट परसेंट ऑफ द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा डाइल्यूशन लॉ जो हो जाता है आपका M1V1 इक्वल टू M2V2, एक ये हो जाता है। तो इस डिटेल में आप इसे पढ़िएगा क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर में, तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि आपका इससे डेरिवेशन कैसे होता है और इसका क्या यूज़ है, खास करके डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा, वो भी इसी तरीके से आपका डाइल्यूशन लॉ के तहत है, M1V1/N1 इक्वल टू M2V2/N2। तो यहाँ मोल से रिलेटेड आ गया है, ठीक है। ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो ये 4 जो है, आप अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल में आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका W/V परसेंटेज आता है तो ऊपर 1 नंबर यूज करेंगे, W/W परसेंटेज अगर आ जाता है तो 2 यूज करेंगे, है ना, डेंसिटी से रिलेटेड। अगर डाइल्यूशन लॉ पूछ रहा है तो आपका M1V1 इक्वल टू M2V2 यूज करेंगे। अगर न्यूट्रलाइजेशन यानी कि डाइल्यूशन लॉ के साथ मोल्स के बारे में अगर बताया जा रहा है तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन यानी कि M1V1/N1 इक्वल टू M2V2/N2 यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्यूशंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 V1 प्लस V2, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दिया है आपका, दोनों वॉल्यूम को आपका ऐड कर दिया है, ठीक है। M1V1 तो आप जान रहे हैं ना, वो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, तो दोनों को हम लोग मिला दिए M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो ये आपको मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्यूशंस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट
आपका कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देख लेते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन एनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। एनफ वाटर आपको दे दिया है, यानी कि सॉल्वेंट आपका बहुत ज़्यादा है ना। चलिए देखते हैं। तो सिंस मोलरिटी m बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम्स ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। आइए इसके देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो मास ऑफ द NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द NaOH, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका। डिवाइडेड बाय हम लोग क्या किए हैं, लीटर में ही दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट कर दिए हैं 0.250 लीटर। तो ये हम लोग मोलरिटी का फॉर्मूला में लिख दिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मास ऑफ द NaOH और मोलर मास ऑफ द NaOH क्या हो जाएगा, 4 ग्राम बाय 40 डिवाइडेड बाय 0.250। 4 ग्राम तो क्वेश्चन से दिया हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो है 0.4 m, यानी कि मोलर। नोट क्या हम लोग करना पड़ा है, द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। क्यों टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो वॉल्यूम से रिलेटेड है ना, क्योंकि द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था। नेक्स्ट है मोलालिटी और नॉर्मेलिटी। तो मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। याद रखिएगा मोलालिटी, यहाँ पर कहीं पर भी आर आपको नजर नहीं आ रहा है ना, तो आप डिवाइडेड बाय लीटर कभी नहीं मत करिएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, सॉल्वेंट का वेट इन kg, यानी कि इट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोलालिटी आपका लिट्टी चोखा यानी कि वजन होता है आपका लिट्टी में। मोलालिटी का जो आपका LITY लिट्टी है तो उसमें वजन होता है, आप इस तरह से याद रखिएगा kg में। तो इट इज़ डिनोटेड बाय छोटा m, यानी कि छोटी m से इसे हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एज जैसे हम लोग मोलारिटी में लिए थे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और मोलारिटी में हम लोग क्या लिए थे, वॉल्यूम्स इन लीटर, लेकिन मोलालिटी में क्या लिए हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स W डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट, वो तो नंबर ऑफ मोल्स जैसे निकालते हैं। ठीक है, उसमें गुना कर देंगे हम लोग 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर ग्राम में दिया रहेगा तो ऊपर 1000 गुना करना कर होगा, है ना। तो W बाय GMW यानी ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का दिया हुआ है इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज, तो हम लोग क्या करेंगे, 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय 180 पर मोल ऑफ ग्लूकोज, ये क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका हो गया। यानी कि 60 ग्राम में आपका 60 ग्राम में आपका ग्लूकोज का मोल कितना है, इस तरीके से निकाल लिए, है ना। वेट डिवाइडेड बाय GMW जो मैंने आपको बताया था, इनटू 1 बाय हम लोग क्या हो जाता है, 1 बाय जो भी आपका वाटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 100 ग्राम ऑफ वाटर है, यानी 100 ml लिखा हुआ है, थोड़ा सा रिलेशन आपका गलती हो गया है। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर होना चाहिए था क्वेश्चन में। ठीक है, तो 100 ग्राम हो गया है, लेकिन उसको kg में करने के लिए ऊपर 1000 से डिवाइड कर दिए। जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1000 चला ही जाएगा ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे जो आंसर आता है आपका 3.33 मोलर, छोटी m है ना, मोलल बोलते हैं इसको, सॉरी MOLAL, 3.33 आपका आ जाता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ लिखा हुआ है 1 ग्राम पर ml होता है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मेलिटी एक नया शब्द आया, देखते हैं क्या होता है। वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ द सॉल्यूट, इट इज़ जस्ट लाइक ए मोलैरिटी, बस इसमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट लेते हैं ना, सॉल्यूट ही लेंगे लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे। और इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल N। तो N बराबर क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम लोग देखेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो यह सब आपको याद होगा कि हम लोग इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड एक वीडियो है, आप उसे देख लीजिएगा, शायद लेक्चर नंबर 6 है वो। N बराबर क्या हो जाता है आपका, W बाय GEW, है ना। तो मोल से निकालते थे हम लोग, W बाय हम लोग GMW कर देते थे, ग्राम मोलिकुलर वेट, यहाँ पर GEW कर दिए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये हम लोग आगे देख लेंगे कैसे होता है, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो पता चल जाएगा। तो अगर ml दिया हुआ है वॉल्यूम तो हम लोग ऊपर 1000 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मलिटी निकालते हैं। यहाँ जो भी आपको प्रॉब्लम करेगा वो सिर्फ GEW यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपको प्रॉब्लम करेगा, लेकिन आगे चल के वो भी आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा कि नॉर्मलिटी हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो W यहाँ पर क्या है, वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम।
वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, तो खैर बार बार लिखना ज़रूरी नहीं है। वी आपका वॉल्यूम द सॉल्यूशन इन ml। तो नॉर्मलिटी क्या हो गया, मोलारिटी इंटू बेसिसिटी। ठीक है, कहीं बुक में आपको ये NF लिखा हुआ रहेगा, यानी कि n फैक्टर जिसको बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग नॉर्मलिटी निकालते हैं। ठीक है, बेसिसिटी आपको पता होगा क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल अगर NaH बोला जाए तो NaOH में आपका OH कितना है, एक, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH कितना हुआ, एक। AlOH होल 3, तो AlOH होल 3 में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH कितना हुआ, 3। OH 3 है तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH 3 होगा, तो बेसिसिटी उसका 3 होगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं ना। एक बार लिख के आपको बता देते हैं कि जैसे कि आपका AlOH होल 3, तो बेसिसिटी क्या होगा इसका, 3 OH है ना, तो इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, बेसिसिटी आपका हो जाएगा 3। मोलारिटी तो आपको आता ही निकालना। तो इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। एन फैक्टर अगर बोला जाए तो बेसिसिटी की जगह अगर एसिडिटी आ जाएगा तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन H+। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ। तो मोलारिटी इज इंडिकेटेड बाय, है ना, आपको याद रखना है उसका सिंबल, स्मॉल m है या कैपिटल M है या स्मॉल n है या कैपिटल N है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, मन में आपको आंसर आ जाना चाहिए। चलिए आंसर B फॉर बॉल यानी कि कैपिटल M होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है ना, तो क्या है लिखा हुआ यहाँ पर, मोल पर लीटर आ रहा है, या मोल पर केजी आ रहा है, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय लीटर आ रहा है। ठीक है, या आपका मोल केजी आ रहा है। तो यहाँ पर मोल पर केजी आ रहा है ना कि मोल केजी, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं करेगा। तो बी फॉर बॉल आपका आंसर हो गया। मोल पर लीटर हो गया तो वो क्या चीज़ हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय लीटर हो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी हो जाएगा। डी तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो आइए देखते हैं। तो मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो वॉल्यूम से रिलेटेड है या नहीं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पर आपका सी ऑप्शंस में आपको क्वेश्चन दिया, आपका फॉर्मूला दिया हुआ है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। या डी ऑप्शन आपका ऑल क्या होना चाहिए, सभी तो सही लग रहे हैं, तो आंसर डी फॉर डॉग होना चाहिए। वेरी गुड। तो प्रॉब्लम्स कुछ देख लेते हैं, एक आध प्रॉब्लम। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम NaOH इन 250 ml ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपका जो कन्फ्यूज़न था GEW वाला, वो कन्फ्यूज़न यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ एंड हो जाएगा। तो व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH N, तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय GEW ऑफ NaOH, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। तो वेट ऑफ NaOH तो आपको पता है ना, वेट ऑफ NaOH तो दिया हुआ है इंटू 1000/2 ml, 250 ml। तो 1000 तो इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोगों को वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, तो लीटर में करने के लिए किए हैं। तो वेट ऑफ NaOH आपका 4 ग्राम दिया हुआ है और ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपका NaOH दिया हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट इट इज़ जस्ट लाइक मोलिकुलर वेट, लेकिन वो ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि आपको बताए थे वो जो भी आपका इसका मोलिकुलर वेट होता है आपका NaOH का, वो कंपेरेटिवली यानी कि इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी चीज़ का। तो वो इक्विवेलेंट है आपका 1.00 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, या आप बोल सकते हैं 12 पार्ट ऑफ कार्बन, या बोल सकते हैं आप 8 पार्ट ऑफ इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं 8 पार्ट ऑफ 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। इस तरीके का आप इसको बोल सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट वेट होता है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर कि वेट ऑफ द NaOH क्या हो गया, 4 ग्राम डिवाइडेड बाय GEW आपको 40 ग्राम। तो नॉर्मल आप देख रहे हैं कैसे निकाल लिए हम लोग। ठीक है, इंटू 1000/250 कर लेते हैं। 1000/250 इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो 100/250 आना चाहिए, यानी कि 0.4 इक्विवेलेंट पर लीटर आपका आ रहा है नॉर्मेलिटी, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.4 N। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सवाल कि 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 2 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। मोलैरिटी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर।
तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, सॉल्यूशंस देख लेते हैं हम लोग। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 9.8 डिवाइडेड बाय 98। 9.8 आपका देखिएगा H2SO4 का ग्राम में दिया हुआ है वो है। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, जो आपका मॉलिक्यूलर वेट आपका हो जाता है H2SO4 का, वो हो जाता है 98। अब देखते हैं कि वॉल्यूम्स इन लीटर हम लोग देख लेते हैं 1/2। क्यों बाबू, क्योंकि 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, यानी कि आपका सॉल्यूशन का वजन, आपका वॉल्यूम कितना हो गया 2, तो इसलिए 2 लिखा हुआ है और लीटर में ही लिखा हुआ है, इसलिए कोई 100 कोई 1000 हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे आपका जाता है मोलैरिटी 0.05 m। तो आंसर आपका बी हो जाता है, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट है, इफ 1.26 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन देन इट इज नॉर्मलिटी इज। ऑप्शंस देखें यहाँ क्या है आपके सामने, ऑप्शन है आपका 0.05, 0.04 और 0.08। तो सॉल्यूशंस देख लेते हैं इसका। तो नॉर्मलिटी बोल रहा है, तो वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको, इनटू आपका हो जाएगा 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। वॉल्यूम इन ml आप देखिएगा क्वेश्चन में कि 250 ml दिया हुआ है ना। तो देखिएगा क्या हो जाता है आपका, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 1.26 ग्राम। ऑक्जेलिक एसिड क्या हो जाता है, COOH 2 टाइम्स। तो हम लोग उसको ऐड जब कर लेते हैं, मोलिकुलर वेट निकालते हैं ऑक्जेलिक एसिड का, तो वो आ जाता है आपका 63। तो ये आपका इक्विवेलेंट वेट खत्म कहानी। अब इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, तो वो आपका हो जाता है 1000 बाय 250। इसको सॉल्व करने पे आपका आता है 0.08 कैपिटल N, यानी कि नॉर्मलिटी। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मोलैरिटी ऑफ 0.6 नॉर्मलिटी फॉस्फोरस एसिड इज। तो ये नॉर्मलिटी ही आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको पूछ रहा है मोलैरिटी क्या होगा इसका। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि मोलैरिटी क्या हो जाता है, मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर या बेसिसिटी या एसिडिटी, है ना, यही हम लोग पढ़े हैं। तो देखिएगा इसका ऑप्शन आपके सामने आ रहा है ABCD 0.3, 0.1 और 0.9 और 0.6। सॉल्यूशन देख लेते हैं। नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मलिटी हो जाएगा मोलरिटी इंटू बेसिसिटी, यानी कि H3PO3 आपका दिया हुआ है फॉस्फोरस एसिड, है ना। अगर फॉस्फोरिक हो जाता है H3PO4 हो जाता है। तो खैर H3PO3 दिया हुआ है, तो आप लोग इसमें जानते हैं कि बेसिसिटी इसका कितना होता है, तो स्ट्रक्चर्स के आप बना सकते हैं। नॉर्मलिटी आपको 0.6 है, तो मोलरिटी निकालना है, तो बेसिसिटी हम लोग इसका निकाल लेते हैं। फिलहाल आपको हम बता देते हैं, इसका स्ट्रक्चर से अगर आपको पता है तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो H3PO3 का हम लोग निकाल रहे हैं। ये आपका P डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये OH, फिर से OH और फिर एक H बच जाता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर OH कितना आ रहा है, OH 2 आ रहा है, तो बेसिसिटी इसका 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ आप देख रहे हैं कि OH आपका 2 है, तो बेसिसिटी आपका 2। तो आप देख लीजिएगा कि आपको मोलरिटी क्या हो जाएगा, 0.6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपका मोलरिटी हो जाता है 0.3। तो यहाँ से हम लोग समझ गए हैं कि 2 आपका कहाँ से आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास 12 में जब आप आइएगा तब आप समझ सकते हैं कि H3PO3 का स्ट्रक्चर आप कैसे पढ़िएगा। फॉस्फोरस आप पढ़िएगा जब ग्रुप 15, तब उसमें हम आपको फिर से पढ़ाएंगे। ऐसे स्ट्रक्चर जो है आपका केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, वो आप चैप्टर 4 में आप पढ़ चुके होंगे, उम्मीद है, या आगे आप पढ़िएगा, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर आंसर आपका A फॉर एप्पल आ जाता है। नेक्स्ट है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड टू 400 ml ऑफ N/8 HCl टू मेक इट एग्जैक्टली N/12 इज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, CBSE बोर्ड वगैरह में ज़्यादा आता है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड टू 400 ml ऑफ N/8 HCl। तो HCl आपके पास पहले है, जिसका जो नॉर्मलिटी वो दिया हुआ है वो N/8 है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि 400 ml है, वो N/8 का जो HCl आप बना कर रखे हैं घर पे, वो 400 ml है आपके पास। ठीक है, टू मेक इट एग्जैक्टली N/12। तो बोल रहा है कि वॉल्यूम कितना पानी उसमें मिला दें कि HCl का जो कंसनट्रेशन है वो N/8 ना होकर N/12 हो जाए। आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखा हुआ है, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, N1V1 वाला हम लोग ऑप्शन अपनाएंगे। ठीक है, M1V1 इक्वल टू M2V2 तो आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पर हम लोग N1V1 करके बना सकते हैं इसको। तो N1V1 इक्वल टू N2V2 होता है। तो आप देखिएगा कि N1 आपका क्या दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है ना, इंटू 1/8। ठीक है, यही लिखा हुआ है। वॉल्यूम हो गया ना, पहले ही लिख दिए, वो गलत कर दिए हम। तो कहने का मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं 1/8 आपका नॉर्मलिटी दिया हुआ है और 400 यहाँ पर ऐसे होगा, है ना, इस तरीके। अगर N2 आप देखिएगा तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, तो आप थोड़ा सा उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, 1/8 जो है आपका N1 है और 400 जो है आपका वॉल्यूम है V1।
ठीक है, इक्वल टू N2/V2। तो हम लोग को वॉल्यूम पूछ रहा है ना, तो N2 तो दिया हुआ है N/2 है, यानी कि 1/12। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आपका हो जाता है, वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे V2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो आपका आ जाता है 600 ml, ठीक है। तो इसमें इशू नहीं है कि आपका लीटर में करना है कि मिलीलीटर में करना है, तो आप सब ऑप्शन देख लीजिए। मिलीलीटर में है तो लीटर का झंझट नहीं लेना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड, तो V2 - V1, ठीक है। पानी आप बोल रहे हैं कि ऐड कितना करेंगे, यही ना सवाल था। 400 ml तो पहले था आपके पास, अब हो गया 600 ml, तो ऐड कितना किए, 600 - 200 है ना, 600 - 400, तो आपका हो जाएगा 200 ml। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऑफ मोलिकुलर वेट 30 इज डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है, तो मोलैलिटी हम लोग बना लेते हैं। तो मोलैलिटी आपका वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट हो जाता है, ये मोल्स निकालने का तरीका हो गया, इनटू 1000 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। तो वेट ऑफ द सॉल्यूट जो दिया हुआ है आप रख दीजिए, है ना। 3 बाय मोलिकुलर वेट जो अभी आप मिलाए हैं इसमें, तो देख लेते हैं। तो 3/30, तो आपका मोलिकुलर वेट 30 दिया हुआ है इसमें, 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग कर देते हैं जो है 250। इसको सॉल्व करने पे हम लोगों को आ जाता है 0.4 m। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, आइए देखते हैं। तो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो द रिएक्टेंट विच इज़ टोटली कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन, यानी कि दो चीज़ अगर आप रिएक्शन कर रहे हो और जिसमें से एक अगर मान लीजिए आप कम मात्रा में लिए हो, तो अब क्या होगा, रिएक्शन तो उससे रिएक्ट करने वाला है, तो वो तो उससे रिएक्शन करेगा, तो वो क्या होगा, दोनों तो यूज़ होता है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका, मान लीजिए आप ए और बी को आप रिएक्शन करवा रहे हैं कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। ए और बी तो आपका कंज्यूम हो रहा है ना, बी मान लीजिए आप कम लिए हैं, है ना। तो वो क्या करेगा, ए इससे रिएक्शन करते रहेगा, ए भी कम हो रहा है, बी भी कम हो रहा है। क्योंकि आप बी पहले से कम लिए हैं, तो वो क्या होगा, रिएक्शन होते होते बी आपका ख़त्म हो जाएगा, ए बचा रह जाएगा। तो आपका क्या होगा ऐसे, तो ए बचा रह जाएगा, यानी ख़त्म कौन हो गया, पहले ख़त्म तो बी हो गया। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, बी। किसके कारण से आपका रिएक्शन रुक गया, बी के कारण। इसलिए आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर बी आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है, ठीक है। द रिएक्टेंट विच इज टोटली कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर दैट नो फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस, वाट एवर बी द अमाउंट ऑफ द अदर रिएक्टेंट प्रेजेंट। कोई मतलब नहीं है हम लोगों को कि दूसरा रिएक्शन कितना है, 2 किलो दिया हुआ उसको कोई मतलब नहीं है ना। ये 50 ग्राम में आपका कहानी ख़त्म हो जाता है, बाकी सब बचा हुआ रह जाएगा। तो जो सबसे पहले ख़त्म हो गया रिएक्टेंट, वही हो जाता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल से हम लोग 3 न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। 3 न्यूमेरिकल से उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल बनाते हैं और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो सवाल देखते हैं, हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड यानी कि MgS कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ईच 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड सल्फर, यानी कि मैग्नीशियम सल्फर जो आपका दोनों 2-2 ग्राम दिया हुआ है। तो विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, दोनों में से कौन सा आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच रिमेन्स अनरिएक्टेड। तो जो आपका अनरिएक्टेड रह जाता है, बचा हुआ रह जाता है, उसका वजन कितना है वो हम लोगों को बताना है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इसका मोल्स निकालना होगा। सबसे आसान तरीका है बनाने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट, सबसे पहले जो भी आपका 2 ग्राम दिया हुआ है, 2 ग्राम का मोल निकाल लीजिए कि मैग्नीशियम का कितना मोल लग रहा है और सल्फर का कितना मोल लग रहा है, ठीक है। तो 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम का मोल्स कितना हो जाएगा, आइए निकालते हैं। 2/24.3, 24.3 क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि 24 आप अप्रॉक्स लेके बनाइएगा एग्जाम में या न्यूमेरिकल, तो समझ में आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू लेके हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर। तो इसका 2/24 यानी कि 1/12 आता है, तो 1/12 आपका क्या हो जाएगा, 0.0821, लगभग 0.0824, ठीक है। वो इतना मोल हो जा रहा है आपका। तो हम लोग देख रहे हैं सल्फर का मोल, 2 ग्राम का सल्फर का क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका 2/32.1 यानी कि 1/16, जो कि आपका हो जाता है 0.0624 मोल्स ऑफ सल्फर। दोनों का सल्फर आपका यूज़ हो गया है ना। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इतना ही मोल आपका यूज़ हुआ है। तो आप यहाँ गौर से देखिएगा कि
ये है आपका इतना मोल, यहाँ है आपका इतना मोल, ठीक है। लेना कितना चाहिए, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 1 मोल ऑफ सल्फर, तब ना आपको 1 mgs मिला है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कितना मोल आप लिए हैं, 1 की जगह पे 0.0624 लिए हैं और ये 0.084 लिए हैं। तो बताइए सबसे पहले कौन खत्म होगा, सबसे पहले सल्फर खत्म होगा, है ना, क्योंकि ये 0.06 है। तो इतना आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि सल्फर आपका सबसे पहले खत्म होगा क्योंकि ये सबसे कम है। अब जब ये सबसे कम है मतलब आपका सल्फर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट इज सल्फर, ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं कि अनरिएक्टेड कितना होता है वो निकालते हैं। तो मास ऑफ MgS फॉर्म्ड, तो MgS का कितना बना है, MgS टोटल आपका MgS कितना बना है, तो टोटल MgS आपका बना है 0.0624 इंटू 56.4 ग्राम। तो ये कैसे पता चला हम लोगों को, 0.0624 कहाँ से आया, ये आया आपका टोटल सल्फर आपका पूरा रिएक्शन कर गया, मतलब इतना ही मोल 0.0624 मोल ही आपका रिएक्ट करके बनाया, यानी कि दोनों का कितना लगा है, दोनों 1 मोल था ना, मैग्नीशियम का भी 1 मोल था और सल्फर का भी 1 मोल था, यानी कि मैग्नीशियम 0.0624 लगा, मतलब कि इतना ही मोल आपका रिएक्शन किया है। तो इसलिए हम लोग इंटू 56.4 ग्राम कर देते हैं, तो आपका एक्चुअल मास ऑफ MgS फॉर्म्ड हो जाता है, जो कि आपका 3.52 ग्राम। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि मोल ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट कितना हुआ, तो अनरिएक्टेड मैग्नीशियम कितना बच गया, है ना, तो अनरिएक्टेड आपका कितना बच जा रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स आप देख रहे हैं कि जो बच जा रहा है, आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का मोल कितना आया था 0.0824, लेकिन खर्चा कितना हुआ 0.06, तो बचा कितना 0.02 के आसपास, 0.0200 मोल्स ऑफ Mg, इतना ही आपका बच गया। तो अब जो मोल्स आपको पता चल गया कि इतना मोल्स बच गया, इसी को मास में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे कि आप MgS का निकाले हैं, है ना, तो मास ऑफ MgS लेफ्ट अनरिएक्टेड क्या हो जाएगा 0.02 इंटू 24.3, तो वो आपका हो जाता है अनरिएक्टेड मास 0.486 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो इसी तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। सबसे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स था, तो इससे सभी चीज़ हम लोग सीख गए इसी न्यूमेरिकल, आगे नहीं भी पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, फिर भी हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 kg ऑफ N2 एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस एमोनिया NH3, तो कैलकुलेट द एमोनिया फॉर्म्ड और आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया। सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। तो बैलेंस इक्वेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि आप जानते हैं N2 + H2 गिव्स NH3, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। तो बैलेंस कर लेते हैं तो क्या आता है आपका N2 + 3H2 गिव्स 2 NH3, यानी कि अगर रेशियो देखा जाए तो 1:3:2 आपका ये रेशियो आता है, ठीक है। मोल आपको पता चल गया। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, अब स्टेप देखते जाइए लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आता है या और भी अदर चीज़ कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन में तो आसान था ना, 1 मोल था सब चीज़, यहाँ देखिएगा 132 है मोल, तो इसको कैसे रिएक्शन करते हैं देखिएगा आप। तो सबसे पहले हम लोग इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना आएगा, क्या होता है, वेट बाय मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है, इंटू 50 इंटू 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 28, इस तरीके से होगा। तो क्या लिख रहे हैं ये सब हम लोग, उम्मीद है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा क्या लिख रहे हैं। तो 17.86 इंटू 10 स्क्वायर मोल इतना आपका आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर गलती से हुआ है क्या, यहाँ पर इंटू नहीं देना चाहिए था, यहाँ इक्वल टू होना चाहिए था, ठीक है। इस तरीके से आपका हुआ है। तो जो भी आपका 50 लिखा हुआ है या इंटू 1000 लिखा हुआ है, तो ये सब आपका क्या है, रिलेशन में करने के लिए, है ना। तो एक बार हम लोग बैक जाके समझने की कोशिश करते हैं, ये 50, 1000 और 1 कहाँ से आया। 28 तो आप मोलिकुलर वेट होता है इसका। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 50 kg ऑफ N2 दिया हुआ है ना, है ना, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्राम में निकालते हैं मोल्स वगैरह, आपको याद होगा, है ना, इसलिए हम लोग 1000 मल्टीप्लाई किए, ठीक है। और मोल कितना दिया हुआ, नाइट्रोजन गैस का 1 दिया हुआ है। तो 50 कहाँ से आया, क्वेश्चन से 50 kg, 1 कहाँ से आया आपका रिएक्शन से, क्योंकि 1 मोल लिखा हुआ है। 1000 कहाँ से आया, उसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर दिए इसलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, वेट बाय मोलिकुलर वेट यहाँ पर इक्वल टू होगा मल्टीप्लाई की जगह पे, तो 50 इंटू 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 28। तो इसको सॉल्व करने पे आपका 17.86 इंटू 10 स्क्वायर मोल आता है। तब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, यानी कि डाई हाइड्रोजन का हो जाता है आपका 10 kg इंटू 1000 बाय
1 kg। सिंपल वही है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ही कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और इंटू 1 मोल डिवाइडेड बाय 2.06, इस तरीके से आपका आ गया है। तो आपका क्या आ जाता है 4.96 इंटू 10 क्यूब मोल। आपका इतना नंबर ऑफ मोल्स आपका हाइड्रोजन गैस का आ रहा है। कब? जब 10 kg लिया जा रहा है ना। ठीक है, तो देखिएगा कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस अब खर्चा हो रहा है, तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस आपका बनता है ना। तो 17.86 इंटू 10 स्क्वायर अगर नाइट्रोजन गैस आप बनाते हैं तो कितना नंबर ऑफ मोल्स खर्चा होगा हाइड्रोजन गैस। देखते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड से जब बनाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5.36 इंटू 10 क्यूब आपका मोल आएगा। इतना मोल आपका हाइड्रोजन गैस लगेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो सिंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना निकाले थे अभी हम लोग निकाले 4.96 इंटू 10 क्यूब, लेकिन लग कितना रहा है आपका 3 मोल का लग रहा है आपका 3 मोल जो आपका यूज़ होगा वो है 5.36 इंटू 10 क्यूब मोल। ज़्यादा लग रहा है जी, है ना। और होना कितना चाहिए 4.96, है ना, यही बात है। तो देयरफॉर डाइहाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लग रहा है 5.36 होना चाहिए मतलब इक्वेशन के हिसाब से, लेकिन दे कितना रहे हैं आप 4.96। तो जितना लगना चाहिए उससे कम दे रहे हैं, मतलब रिएक्शन पहले ही खत्म हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस तो 1 मोल है ही है आपके पास, तो ज़्यादा आपको सबसे कम क्या हो गया, कम हो गया हाइड्रोजन गैस, इसलिए आपको लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया हाइड्रोजन गैस। आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि 3 मोल का मतलब हुआ इतना लगना चाहिए, है ना, इतना आपको लगना चाहिए। लेकिन है कितना 10 kg जो आप लिए हैं, तो 10 kg में मोल कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। अगर इतना रहता तब ना रिएक्शन करता, अब आपका इतना ही आ रहा है, इसका मतलब पहले ख़त्म हो जाएगा ना, कम है तो, इसलिए आपको लिमिटिंग रिएजेंट डाइहाइड्रोजन हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 20 ग्राम ऑफ सल्फर ऑन बर्निंग इन एयर produced 11.2 liters of SO2 at STP. The percentage of unreacted sulfur is, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये परसेंटेज रिलेटेड है, ऑप्शंस देख लीजिए। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं अब हम लोग। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, सल्फर और ऑक्सीजन S+O2 गिव्स SO2। आपसे कुछ सिंपल पूछ रहा है कि द परसेंटेज ऑफ अनरिएक्टेड सल्फर। पहले ही बता दिया कि अनरिएक्टेड सल्फर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया ऑक्सीजन गैस, है ना। खैर ये नहीं पूछ रहा। तो 32 ग्राम में आपका जो हम लोग ले रहे हैं 32 ग्राम क्या ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन आपका हो जाता है 16 ग्राम, तो O2 है तो 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो होता है STP में वो लीटर होता है 22.4 लीटर। लेकिन लिए कितना आप एट STP जो है 32 ग्राम का आपका 22.4 लीटर रहता है, लेकिन है कितना है 11.2, जस्ट देखिएगा आधा, है ना। तो वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना ग्राम हम लोग लेंगे कि आपका 11.2 लीटर हो जाए, सोचिए आधा ही है ना जी, तो 32 का आधा कर दीजिए तो 16 ग्राम। तो वो क्या हो जाएगा 32 इंटू 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4। कितना निकाल के देख लीजिए, ऐसे एकांकी मेथड या यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो 16 ग्राम होता है, तो 16 ग्राम आपका आ रहा है, ठीक है। तो 16 ग्राम आ रहा है आपका, तो आप यहाँ देख रहे हैं इसको परसेंटेज में कर दीजिए कि 16 ग्राम में वो आया, 20% का सर कैसे आपका लिख दिए डायरेक्ट सर, है ना। ठीक, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 16 आपका है, 20 ग्राम ऑफ सल्फर आप ले रहे हैं, तो 11.2 के लिए 16 ग्राम चाहिए। तो अनरिएक्टेड सल्फर कितना हो रहा है इसमें, है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो SO2 बना है, SO2 बनाने के लिए सल्फर जो आपका कितना लगा है ना, 11.2 लीटर बनाने के लिए सल्फर कितना लगा है 16 ग्राम। सल्फर दिया हुआ है कितना 20 ग्राम, तो अनरिएक्टेड कितना हो गया 20 माइनस 16 4, तो 4 आपका अनरिएक्टेड हो गया 4। तो टोटल कितना दिया हुआ था हम लोगों को 20 इंटू 100, तो 25 × 100, इस तरीके से काट सकते हैं। तो 5 4 × 20, तो 20% आपका आता है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये जो वीडियो है ये क्लास 11 यूनिट 1 आपका समाप्त हो जाता है। तो ये प्लेलिस्ट में आप जितने भी लेक्चर मैंने दिया है
तो वो सब आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।